Hello friends, welcome to Civis GS Academy. Today we will study Human Environment, Settlement, Transport and Communication, which is Chapter 7 of Class 7th NCERT Geography book. This chapter is very important from UPSC, UPPCS, State PSC, SSC, CTAT and other competitive examinations. So let us start the topic. What is settlement? Settlement क्या होता है? Settlements are the places where people build their homes. वो जगह जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, उस जगह को हम settlement कहते हैं. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. पहले के लोग कहाँ रहते थे? पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे. लेकिन जब उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया तो उनको एक परमानेंट घर की आवश्यकता महसूस हुई. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. Settlements कहाँ बने? ये settlements कहाँ develop हुए? They grew near the river valleys, नदियों के किनारे. क्यों? As water was available and land was fertile. क्योंकि पानी की आवश्यकता थी खेती के लिए और आदमी को रहने के लिए, और वहाँ की जमीन थी रिवर वैलीज के किनारे की काफ़ी फर्टाइल थी. इसलिए जितने भी सेटलमेंट्स डेवलप हुए वो नदियों के किनारे डेवलप हुए. विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर. जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई तो ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ते गए. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज. ये तो आपको पता ही होगा. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज. रिकॉल द नेम ऑफ द civilizations that grew along the banks of the rivers Indus, Tigris, Nile and Hamango. उन सभ्यताओं के बारे में तो आप सुना ही होगा या जानते ही होंगे या रिकॉल कर सकते हैं जो नदियों के किनारे डेवलप हुई. जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस नदी के किनारे, टिग्रिस नदी किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी किनारे मिस्र की सभ्यता, और उसी तरह हमांगो नदी के किनारे. The places where a building or a settlement develop is called a site. What is site? The places where a building or a settlement develop is called its site. The natural conditions for selection of ideal site are, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. What are the natural conditions for selection of ideal site? First, favorable climate. Second, availability of water. Third, suitable land. And fourth, fertile soil. पहला चाहिए क्या? फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पर, यानी जो मौसम है वो फेवरेबल होना चाहिए ह्यूमन बींग के हिसाब से. पानी की उपलब्धता होनी चाहिए वहाँ पे. देन वहाँ पर सूटेबल लैंड होनी चाहिए, ज़मीन ठीक ठाक होनी चाहिए जिस पर घर बनाया जा सके या खेती की जा सके. और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जहाँ पर हम खेती कर सकें. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. सेटलमेंट टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स. जो कुछ समय के लिए ऑक्यूपाई कहते हैं उनको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं. द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स. जो लोग घने जंगलों में रहते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं या माउंटेन्स पे रहते हैं, वो अक्सर टेम्परेरी सेटलमेंट में रहते हैं और ड्वेलिंग करते रहते हैं. सीजन के हिसाब से अपने आवास को चेंज करते रहते हैं. They practice hunting, gathering, shifting cultivation and transhumance. वो लोग जो टेम्परेरी सेटलमेंट में रहते हैं वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? हंटिंग, शिकार करते हैं, गैदरिंग, संग्रहण करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस. ओके, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जो अब हम किसी जंगल को काटने के बाद वहाँ पर खेती की जाती है और जहाँ वहाँ की जब जमीन को उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर हम दूसरी जगह खेती करते हैं, दूसरी जगह जाके जंगल काटते हैं. इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इसका डिटेल जानने के लिए इसका जो वीडियो हमने बना रखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको देख लीजिएगा. एंड ट्रांसह्यूमेंस. व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस? इट इज सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल. ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, सीजन के हिसाब से आदमी का मूवमेंट. पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पॉस्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन. जो लोग जानवर पालते हैं वो अक्सर चारागाह की तलाश में सीजन के हिसाब से कहीं कहीं वो अपने घर को चेंज करते रहते हैं या आवास को बदलते रहते हैं. उसको हम कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस. जैसे आप हिमाचल में जानते होंगे
गुज्जर एंड बकरवाल्स, ये जो कि भेड़ पालते हैं, शिप्स, वो ट्रांस ह्यूमन्स फॉलो करते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो वो पहाड़ों के ऊपर अपने भेड़ों को चराने के लेके जाते हैं और ठंडियों में नीचे उतर जाते हैं। सो दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स। गुज्जर एंड बकरवाल ऑफ हिमाचल। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build home to live in. लेकिन आजकल क्या होगा, मैक्सिमम लोग परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं। The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading. The villages are rural settlement. Villages कैसे हैं? Rural settlements हैं। Okay? Where the people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading. Rural settlements can be compact or scattered. Rural settlement दो तरह के हो सकते हैं, compact या scattered. Compact मतलब एक जगह संगठित हुए, scattered में इधर उधर फैले हुए। A compact settlement, what is compact settlement? A compact settlement is a closely built area of dwellings wherever flat land is available. Compact settlement क्या होता है? क्लोजली बिल्ट एरिया होता है घरों का, जहाँ पर घर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बने होते हैं, उनको कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहते हैं घर। और ये कहाँ होता है जनरली? वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड सीटैट। ओके, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आर फाउंड वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, जो घर होते हैं वो दूर दूर बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स। इस तरह सेटलमेंट कहाँ फाउंड होते हैं? हिली ट्रैक्ट्स में। सो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। जहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है वहाँ पर इस तरह के सेटलमेंट पाए जाते हैं। सी इन द मैप, यहाँ पे देखेंगे फिगर में आप, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, पूरी घनी बस्ती बसी हुई है। एंड दिस इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। देखिए यहाँ पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, और ये बीच बीच में जहाँ उनको प्लेन एरिया मिल गया वहाँ उन्होंने अपने घर बना लिए। सो स्कैटर्ड सेटलमेंट आर मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इसको अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। गाँव में या देहात इलाके में लोग कैसे घर बनाते हैं? जो उनके इन्वायरमेंट को सूट करता है। In regions of heavy rainfall, they have slanting roof. Wherever there is heavy rainfall, they have slanting roof. यानी छत ढालनुमा होती है जिससे उस पर इजीली पानी निकल जाए। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on raised platform or stilts. जहाँ पर अक्सर बरसात में पानी जमा हो जाता है या रुक जाता है, वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी ऊंचे प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं, या पिलर्स के सहारे बनाए जाते हैं, लकड़ी के पिलर्स या बैम्बूज के पिलर्स, उसके ऊपर घर को बनाया जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, सी हियर दीज आर हाउसेज आर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स। ओके, ये देखिए बांस बल्ली पर बनाए गए हैं पूरे घर। ये थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ thatched roofs are very common in area of hot climate. जहाँ पर बहुत गर्म मौसम होता है वहाँ कैसे घर बनते हैं? थिक मड वॉल, यानी मिट्टी के कच्चे घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, और उनके जो छत होते हैं वो थैच्ड रूफ्स होते हैं। थैच मतलब घास फूस से बनाए गए रूफ्स होते हैं, जिससे कि उसमें ज़्यादा हीटिंग ना हो सके, उसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। सो इन द हॉट क्लाइमेट हाउसेज आर थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स। Local materials like stone, mud, clay, straw, etc. are used to construct the houses. The towns are small and the cities are larger urban settlements. Towns are small and cities are larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Urban areas में people किस में engaged रहते हैं? Manufacturing में, trading में, services में। और rural area में mainly agriculture में और आपके पशुपालन में। ओके, वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस? हु मेक्स देम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड? बर्फ से बने हुए घर आप कहाँ देखेंगे या कहाँ मिलते हैं आपको? कैन यू गेस? यस, इन
पोलर एरियाज, पोलर एरियाज में बर्फ से बने हुए घर मिलते हैं। हु मेक्स देम, उनको बनाता कौन है, उन लोगों को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एस्किमोज। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, उनके घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है, इसे बहुत कुछ याद करने का नहीं है, लेकिन एक बार आप सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। पहिए के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट को ईजियर बना दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। समय के हिसाब से अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीन्स डेवलप हुए, लेकिन आज भी लोग पशुओं का इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज। इन आवर कंट्री डंकी, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। एंडीज माउंटेन में साउथ अमेरिका में लामाज यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए। लामाज एक तरह के जानवर होते हैं। एज आर याक्स इन तिब्बत, जैसे कि तिब्बत में याक को यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट। पहले के जो व्यापारी थे उनको इंडिया पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, कई महीने लग जाते थे। या तो सी रूट से आते थे या लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन्स हैड मेड ट्रेवल फास्टर। एरोप्लेन्स ने आज ट्रेवलिंग को फास्टर कर दिया है। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ओके, there are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressway. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Okay, Golden Quadrilateral किसको कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। Important from examination point of view. Now roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distance, are roadways. नज़दीक की यात्रा करने के लिए रोडवेज सबसे अच्छा साधन इस समय। दे कैन बी मेटल्ड, पक्का, एंड अनमेटल्ड, कच्चा। रोडवेज दो तरह की हो सकती है। मेटल्ड मतलब पक्की रोड जो आपके डामर से या गिट्टी से बनाई जाती है, उसको कहते हैं मेटल रोड। सी दिस इज मेटल रोड। एंड अनमेटल रोड, कच्ची रोड जिसको मिट्टी से या ईंटे से बनाई जाती है, उनको अनमेटल रोड कहते हैं, जो कि अक्सर गाँव में पाई जाती है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। प्लेन जो होते हैं, जहाँ पे भूमि समतल होती है, वहाँ पर नेटवर्क की रोडवेज की डेंसिटी जो होती है रोड्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। कैन यू गेस? यस, बिकॉज प्लेन्स में जो आपकी सेटलमेंट्स होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर रोड भी उसी तरह से बनाई जाती है सेटलमेंट्स के हिसाब से, और यहाँ रोड बनाना ईजी होता है प्लेन एरिया में। सो देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। ऐसा नहीं सिर्फ प्लेन्स में रोड बनाई जाती है, जो रोड आपकी होती है वो टेरेन्स लाइक डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, इवन हाई माउंटेन्स में भी रोड बनाई जाती है। जैसे कि मनाली ले हाईवे इन हिमालयन माउंटेन। मनाली ले हाईवे इन हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की सबसे ऊंची रोडवेज से एक है मनाली ले हाईवे। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर द रेज्ड स्ट्रक्चर्स। जो नीचे से रोड बनाई जाती है उनको हम सबवे कहते हैं, अंडरपाथ कहते हैं, और फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं ऊंची बिल्डिंगों या स्ट्रक्चर्स के ऊपर से। नाउ रेलवेज। रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। बड़े जो रेलवे होती है जो हैवी गुड्स और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस पर बहुत जल्दी और बहुत चीपली लेके जाती है, मतलब बहुत सस्ते में। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। स्टीम इंजन के आविष्कार ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हेल्प किया। ओके, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स। पहले स्टीम इंजन चला करते थे, लेकिन अब उनको किसने रिप्लेस किया? डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स। नाउ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। अब तो सुपर फास्ट ट्रेनें इंट्रोड्यूस कर दी गई जर्नी को और तेज करने के लिए। जैसे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट आ चुका है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं ऑलरेडी। नाउ सी हियर, फिगर में देखिएगा, दिस इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे
is the longest railway system connecting St. Petersburg and in Western Russia and Vladivostok on Pacific coast. ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है. कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे. किसको किसको कनेक्ट करता है? सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया एंड व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. ओके, सी हियर इट इज सेंट पीटर्सबर्ग एंड हियर इट इज व्लादिवोस्टॉक. ओके, और इसके बीच में कई सारे आपके स्टेशंस हैं. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग, देन उसके बाद मॉस्को, कजान, यक्टिनबर्ग, टाइमून, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, चैता, कबारोवस्क एंड व्लादिवोस्टॉक. सबसे लास्ट में व्लादिवोस्टॉक यहाँ पे. ओके, द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा runs an altitude of 4000 meter above sea level and highest point is 5072 meter. चाइना ने सबसे ऊंचे जगह पर ट्रेन चलाई. कहाँ से कहाँ तक? जिनिंग से लहासा तक. फ्रॉम जिनिंग टू लहासा runs at an altitude of 4000 meter above the sea level and the highest point is 5072 meter. The railway network is well developed over the plain areas. रेलवे नेटवर्क जो प्लेन एरिया में अच्छे से डेवलप है. आपको पता है कि प्लेन एरिया में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन ईजी होता है, इसलिए वो वेल डेवलप्ड है. एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग रेलवे लाइंस इन द डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स आल्सो, बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर. ओके, ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन ले द रेलवे लाइंस इवन ऑन द डिफिकल्ट एरियाज. ओके, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड. इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया. ओके, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है एशिया में. द वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. जनरली हम जो भी दो देशों के बीच में जब कोई बिजनेस होता है, ओके, या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो जनरली वाटरवेज के द्वारा होता है, क्योंकि दे आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग द हैवी एंड बल्की गुड्स. ओके, सो waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over the long distance. They are mainly two types, inland waterways and sea routes. Inland waterways जनरली हम कंट्री के अंदर यूज़ करते हैं और sea routes को बाहर एक्सपोर्ट के लिए. Navigable rivers and lakes are used and as in inland waterways. Navigable rivers और lakes को हम यूज़ करते हैं inland waterways के लिए. Some of the important inland waterways are the गंगा ब्रह्मपुत्र river system, the Great Lakes in North America and River Nile in Africa. These are some inland waterways. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another country. कहाँ इनका यूज़ करते हैं? एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए. These routes are connected with ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Okay, these are some important ports used for transportation of goods. Now airways. This is the fastest way of transport. एयरवेज क्या है? फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है. डेवलप्ड इन अर्ली 20th century, इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. ओके, एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. एयर ट्रैफिक प्रभावित होता है किससे? बैड वेदर से, लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज. एयरवेज ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम रिमोट और डिस्टेंट एरिया पे पहुंच सकते हैं. जहाँ पर कि आप रोड नहीं पे पहुँच जा सकते, जहाँ पर कि आप रेलवे लाइन नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर एयरवेज के द्वारा पहुँच सकते हैं. जैसे आप हेलीकॉप्टर यूज़ करके सीधे आप एक छोटे से एरिया में हेलीकॉप्टर को लैंडिंग के लिए फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज. हेलीकॉप्टर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग food, water, clothes and medicines.
नाउ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। जैसे हम किसी दूसरे को मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, कम्युनिकेशन फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से पूरा इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आ चुका है दुनिया में। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू entertain. Nowadays, lot of different modes of communication are used, which provide information, to educate as well as to entertain. Through newspaper, radio, and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. इसको आप ध्यान रखिएगा. What is mass media? Mass media includes newspapers, radio, televisions, by which we can communicate with a large number of people. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. So satellites कितनी यूजफुल हमारे लिए आप देख सकते हैं. हम उससे ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिलती है, फॉरेस्ट का सर्वे करने में हेल्प मिलती है, अंडरग्राउंड वाटर का सर्वे करने में हेल्प मिलती है, मिनरल वेल्थ के सर्वे में हेल्प मिलती है, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग. नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट. कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट वे आजकल है ईमेल्स. वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे. इंटरनेट not only provide us with the worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. इंटरनेट की सहायता से हम दुनिया के किसी कोने की कोई भी जानकारी पा सकते हैं और इसने हमारी लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है. With this kind of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. जैसे कम्युनिकेशन के साधन और कनेक्टिविटी, इस तरह कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल सोसाइटी बन चुकी है. पूरा विश्व एक घर बन चुका है. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. एंड फॉर गेटिंग मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. जय हिंद.